अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दोस्तों सबसे पहले तो शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी के हवाले से फ़ॉलो-अप देते चलूँ। वज़ारत दाखिला ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। एफआईए मौका मिलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। बहुत बड़ी खबर है जी, ज़ाहिर है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है और इस नौइयत का शायद ये मुकदमा भी पहली दफ़ा बन रहा है कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए। ज़ाहिर है, एक छोटा-मोटा जुर्म तो नहीं है। वो जिस तरह कह रहे हैं जी कि आप आईएमएफ को हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बदले में आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट करे, ये एक छोटी-मोटी मतलब जुर्म नहीं है अगर आप उसमें शरीक हो। वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि शौकत तरीन इमरान खान के बहकावे में आ गए थे। एफआईए ने ऑडियो लीक की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की गिरफ्तारी की इजाज़त माँगी है, जो हुकूमत ने दे दी है। इमरान खान के खिलाफ भी जल्द कानून हरकत में आएगा। अदालतों से फैसले आने के बाद कौम को इक़दामात नज़र आएंगे। हुकूमत ने एफआईओ को शौकत तरीन की गिरफ्तारी की जो इजाज़त दी है। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें अब बहकावे में आ गए हैं तो मेरे ख़्याल में राणा साहब ने कुछ सादेपन में लफ़्ज़ कह दिया। शौकत तरीन कल का बच्चा तो नहीं है कोई वो इमरान खान के बहकावे में आ जाए, या शौकत तरीन कोई दूध पीता हुआ, फ़ीडर पीता हुआ बच्चा तो नहीं है, या शौकत तरीन कोई किसी की भैंसों को क्या कहते हैं पट्ठे तो नहीं पांदा सी, या किसी रेहड़ी चलाण दा काम तो नहीं सी करदा जो बहकावे में आ गया। मुल्क के खातिर इतनी बड़ी साज़िश कर रहा है, किस लिए? शौकत तरीन साहब इससे पहले अपना बैंक तबाह कर चुके हैं और वो अब ज़ाहिर है इस वक़्त इमरान खान के वालिद मोहतरम जो हैं वो फरमा रहे हैं कि जी हमने पहले कहा था कि ये बंदा अपना बैंक नहीं चला सका, वो मुल्क कैसे चला सकेगा? लेकिन इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ के ज़रिए इसके इस नाअहल इंसान के शायद जो अ, केस माफ़ करवाए या 8 अरब रुपया नैब से जो कर्ज़ा माफ़ करवाया, तो हो सकता है वो इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करने इस सूरत में शुक्रिया अदा करते हों कि मैं मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट करने की आपको एक मतलब तरकीब बताता हूँ या मुल्क डिफ़ॉल्ट करवा देता हूँ। और अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया और पीडीएम की हुकूमत जो है वो काफ़ी मुश्किलात में आ जाएगी, तो खान साहब आपकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी और आपके दोबारा इक़्तिदार में आने की राहें हमवार हो जाएँगी। तो बहकावे में नहीं आया होगा शौकत तरीन, इट्स नॉट अ किड, लेकिन ये जो जुर्म शौकत तरीन ने किया है, इसकी अब सज़ा तो उनको भुगतनी पड़ेगी। शहबाज़ गिल जब पुलिस की हिरासत में थे, तो उन्होंने पुलिस को कहा, "मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान के किन-किन ख़वातीन के साथ तल्लुकात हैं।" जी, पहले तो मैं आपको ज़रा ये खबर देने वाले दोनों सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुना दूँ और फिर आपको बताते हैं कि कौन-सी लिस्ट में कौन-कौन सी ख़वातीन शामिल हैं। बोल रहे थे, जो शहबाज गिल हैं, ये जब पुलिस की कस्टडी में थे, तो वो तैयार थे जी कि मैं जो है आपको ये भी बताता हूँ कि इमरान खान का किन औरतों के साथ राब्ता है। तो उन्होंने कहा बस भाई बस, यानी कि ये हम आपसे नहीं पूछ रहे और ना ही आप हमें बताएं। ये मालूमात अपने पास ही हाँ रखें। हाँ, यानी उनको ये भी था ना कि हर चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ। तो कल कोई उनकी गवर्नमेंट आ जाती है, ये रिकॉर्डिंग हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। उन्होंने कहा कि भाई ये हम नहीं पूछ रहे और ना ही हमें कोई इस बारे में कोई शक व शुबह है, ना हम जानना हम कुछ जानने नहीं चाह रहे इस बारे में। अच्छा, अच्छा। तो इमरान अच्छा, ये बात बड़ी हैरत वाली है कि इमरान खान साहब के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू का ज़िक्र किया जा रहा है कि वो जो चीमा साहब और डेफ़िनेट जो इस वक़्त एजाज़ सैयद साहब बैठे हैं, छोटी बात नहीं है। खबर तो इनके पास होती है ना, वो ये कह रहे हैं जी कि जब वो शहबाज़ गिल को लम्हा पाकर वो मिर्चों वाला डंडा और सलवार उतार कर टांगी हुई थी एक साइड पे और उल्टे लेटे हुए थे। शहबाज़ गिल साहब, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये वो खुद कहते हैं ना शहबाज़ गिल साहब, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और जब उनका जिनसी तशद्दुद उन पर हो रहा था, और ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी इमरान खान साहब ने कहा है कि शहबाज़ गिल पर जिनसी तशद्दुद हुआ है। तो जब ये जिनसी तशद्दुद हो रहा था, होने लगा था या एक दफ़ा हो चुका था, तो शहबाज़ गिल साहब ने कहा कि जनाब, मैं आपको ऐसी चीज़ें देता हूँ, मैं आपको ऐसे राज़ बताता हूँ कि आपके कान खड़े हो जाएँगे, आप एक दफ़ा अश-अश कर उठेंगे, और बल्कि मैं तो आपको दिखा भी दूँगा कि वो कहाँ पड़ी हुई हैं, क्या लिस्टें हैं, कौन-कौन खान के साथ मिलता है, किन-किन खवातीन के साथ इमरान खान चैट करता है, किन-किन खवातीन को इमरान खान जो है वो बुलाता है, किन-किन खवातीन के पास इमरान खान जाता है और किन-किन खवातीन के साथ इमरान खान के क्या-क्या रिलेशन है, मैं आपको एक-एक चीज़ बताता हूँ। लेकिन वो जो ऑफिसर थे, उन्होंने वो लिस्ट लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि उनका ख्याल था क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और जो भी वो जो शहबाज़ गिल साहब से तफ्तीश कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है और वो एक रिकॉर्ड होगा, और ये ना हो कि कल इमरान खान साहब की हुकूमत में आ जाए और ये रिकॉर्डिंग उनके हत्थे लगे तो वो फिर हमारा जीना हराम कर दें। ज़ाहिर है सरकारी नौकरी वाले को डर तो होता है ना कि कल को दूसरी हुकूमत आए। तो आज अगर हम ये कर रहे हैं तो आने वाली हुकूमत उस चक्कर में हमें लम्हा पा देगी। उन्होंने कहा जी नहीं जनाब, हमें इसमें कोई शक नहीं है। जो आप बताना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो ज़द-ए-ज़ुबान है। सब दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब अपनी हरकतों से मुड़ नहीं सकते।
तो इसलिए जो आप हमें बताना चाहते हैं, हमें पहले ही अंदाजा है कि कौन सी खवातीन हो सकती है और किन के साथ इमरान खान के राब्ते हो सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप हमें न बताएं, बल्कि आप मेहरबानी करके बस खामोश ही रहें तो बेहतर है। इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे। जी, एक और है जी मेरे पास खबर जी, तो उस पे भी जरा चीमा साहब और आजाद जी, आ सैयद रही है। साहब का तबसरा सुन लीजिए। शहबाज गिल साहब से एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था ठीक है। और उस सैटेलाइट फोन की मदद से वो 2 फौजी अफसरान से बात करते थे। एक उस वक्त के जो आईएसआई चीफ थे फॉर्मर फैज हमीद, उन साहब से बात करते थे, और एक कोर कमांडर थे जो अभी भी हैं, उनका नाम था जनरल आसिफ गफूर, उनसे बात करते थे। ठीक है। आसिफ गफूर साहब से भी ज़ाहिर को पूछगिछ हुई होगी। हम्म, तो एक तो ये बात थी जो हमने एट दैट टाइम बताई थी। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि इनके पास से जो लैपटॉप मिला था उसमें 114 फौजी अफसरान और उनके खानदानों का, उनकी फैमिलीज का डाटा मिला था। और ये डाटा कहाँ से आया था चीमा साहब? इस डाटा की इंक्वायरी की गई तो पता चला ये डाटा नादरा से आया था। अच्छा। नादरा के जो चेयरमैन थे वो तारिक साहब ही थे, जो मौजूदा अभी भी चेयरमैन है। और ये जो डाटा है ये 2 अफराद की एक्सेस में होता है। एक है जो डाटा वेयर का जो इंचार्ज होता है, वो उसे इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरा चेयरमैन इस्तेमाल कर सकता है। ये खास किस्म का सॉफ्टवेयर है जो नादरा के सिस्टम के अंदर पाया जाता है, और इसको सिर्फ 2 बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर डाटा वेयर के इंचार्ज ने भी उसे इस्तेमाल करना है तो वो चेयरमैन की अप्रूवल के साथ नहीं, तो इस्तेमाल जो करेगा। डेटा वेयर हाउस में बाकी लोग हैं वो भी तो इस्तेमाल करते होंगे नहीं, ना? नहीं। उस वक्त जो जो जिस जी, ये आप लोगों ने जी गुफ्तगू सुनी है, इसमें बताया ये जा रहा है कि जो शहबाज गिल साहब हैं, जिस सैटेलाइट टेलीफ़ोन से बात करते थे, उस टेलीफ़ोन में जो नंबर ज़ाहिर है एजेंसियाँ लगी हुई हैं। पिछला गन सारा जो है वो साफ़ करने के चक्कर में लगी हुई हैं, तो उनको फिर अब जो-जो मिल रहा है, तो जो शहबाज गिल साहब से जो मिला था फ़ोन, उससे जिन फ़ौजी अफ़सरान से बात हो रही थी, उनमें से उस वक़्त के एक तो जो आर्मी चीफ़ थे, डेफ़िनेट वो थे जी, उनके साथ उनकी बात हो रही थी। सॉरी, आर्मी चीफ़ नहीं जी, वो उस वक़्त के जो डीजी आईएसआई थे, आपको पता ही है वो कौन थे, जनरल फैज़ हमीद साहब थे उस वक़्त के जी। उनसे एक तो बात हो रही थी, और दूसरा जो है वो अभी हाज़िर सर्विस है, मेरे ख़्याल में आजकल कोयटा में आसिफ गफूर साहब, उनसे बात होती थी। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि शहबाज गिल साहब इन 2 फ़ौजी अफ़सरान से क्या हदायत लेते थे? या इन 2 फ़ौजी अफ़सरान को क्या रिपोर्ट, 2 ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो वो फ़ौजी अफ़सरान से कोई हदायत लेकर आगे वो सब कुछ करते थे, या फिर इमरान खान की हरकत व सकनात या इमरान खान की मुखबिरी करके उनको बताते थे। दोनों में से कोई एक चीज़ तो हो सकती है। अब ज़ाहिर है जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, उनको उनके पास सारा कुछ होगा। शहबाज गिल पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, और उनको मतलब, और जिस जुर्म में होने जा रही है वो गद्दारी है कि मुल्क की फ़ौज में जूनियर अफ़सरान को सीनियर के खिलाफ भड़काना और मुल्क में बगावत लाने वाली जो चीज़ है, ये इस किस्म की शहबाज गिल के साथ। तो शहबाज गिल के कारनामे और करतूत जो हैं वो ज़ाहिर है एजेंसियों के पास होंगी, हुकूमत के पास होंगे, अदारों के पास होंगे कि वो क्या करते रहे, आने वाले दिनों में पता लगेगा। और उसके अलावा उस मोबाइल से 114 फौजी फैमिलियों का डाटा, अब कहा यह जा रहा है कि उन फौजी फैमिलियों के डाटे से जो है वो उनका बनाया गया है, ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में ट्विटर हैंडल से कुछ आगे की गेम है। आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा कि वो 114 फौजी अफसरान के जो डाटा है वो शहबाज गिल के पास क्या कर रहा था। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि वो डाटा जहां से लीक हुआ है उसको सिर्फ 2 लोग, एक जो डाटा जो उसका स्टोर है या व्हाटएवर जो भी है, जहां भी है उसका इंचार्ज, और दूसरा चेयरमैन जो है नादरा का। अब नादरा का चेयरमैन ज़ाहिर है आपको पता है कौन थे, अभी भी वही है। तो अगर वो जो अफसर है वो भी अगर लेना चाहे तो उसको भी जो चेयरमैन है उसकी इजाजत के बगैर वो वहां पर नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब है कि इसमें इस डेटा को देने में चेयरमैन साहब तारक साहब जो है वो शामिल हैं, वो भी शामिल तफ्तीश होंगे। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि उनके खिलाफ भी घेरा तांग होगा, भी तुमने डेटा निकाल के क्यों दिया शहबाज गिल को, और शहबाज गिल के मोबाइल में वो डेटा, लैपटॉप में वो डेटा क्या कर रहा है और उससे वो क्या करना चाह रहे थे। आने वाले दिनों में ये भी चीजें जो है ना वो हमारे सामने आने वाली हैं, और इसमें तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है। शहबाज गिल अब आने वाले दिनों में लगेगा पता जी क्या कर रहा था, क्या चला था। एक बड़ी ही अफसोसनाक चीज जो आपसे शेयर करनी है, मुझे दिली तौर पर बड़ा शदीद दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि यार कब तक और कहां तक
किस लेवल तक आप लोग जाएंगे अबसार आलम के साथ। अबसार आलम को गोलियां तक मरवाई गई। अबसार आलम बेटे के साथ बड़ा खौफनाक हादसा पेश आया इस वक्त जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, लेकिन वो बेटे की पढ़ाई और नफसियाती मामले कर खामोश हो गए। अब जब कुछ बेटा बेहतर हुआ है तो अवाम से शेयर कर दिया। अबसार आलम साहब का लिखा हुआ है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मार्च 2020 में मेरा बेटा मोहम्मद उमर अबसार अपना पहला क्रिकेट मैच देखने के लिए पिंडी स्टेडियम के सामने मरी रोड पर अपने कजन का इंतजार कर रहा था। वो पहुंचे तो सब मिलकर इकट्ठे पीएसएल का मैच देखने स्टेडियम में दाखिल हो सके। वहीं से उसने फोन पर अपने कजन को अपनी लोकेशन बताई, कहां खड़ा है, ताकि वो उसको आसानी से ढूंढ सके। ये फोन कॉल करना उसका जुर्म ठहरा, क्योंकि उसी दिन सिपा सलार आजम जनरल कमर जवेद बाजवा भी अपने लाडले बच्चों के साथ मैच देखने आ रहे थे। अभी फातेह कश्मीर बरास्ता वाशिंगटन साहब बहादुर के घर से निकलने में 2 घंटे बाकी, लेकिन मरी रोड पर हिफाजती इंतजामात ऐसा मुबालगा अमेज के अमरीकी सदर भी देखने दांतों में उंगलियां दाब लें अगर वो भी देखें तो। मरी रोड पर चहार अतराफ पाक फौज के बहादुर, पंजाब पुलिस के गबरू जवान हजारों की तादाद में सिविलियन कपड़ों और यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर मौजूद थे। छतों पर खुदकार राइफलों के साथ शार्प शूटर्स काले चश्मे लगाए मशकूक अफराद को ढूंढ रहे थे। सिक्योरिटी अदारों की बम प्रूफ गाड़ियां मुसल्ला फौजियों को बैठाए मरी रोड पर जन जन करते ऐसे गुजर रही थी जैसे इंडिया ने कोहोटा एटमी प्लांट पर हमला कर दिया हो। इन फरसनाज एहलकारों ने जब एक 20 साल लड़के को फोन पर बात करते हुआ देखा तो भगदड़ मच गई। फौज और पुलिस के चाको चौबंद जवानों ने फौरन उसको घेर लिया, उसके हाथ से फोन छीना, उसे घसीटते हुए साथ ले गए। पूछा वो कौन है तो इसने अपना नाम बताया। मजीद पूछने पर बताया कि वो अबसार आलम का बेटा है। बस ये सुनना था कि पाक फौज पंजाब के तकरीबन 15-16 शेर जवान उसे धक्के देते एक बिल्डिंग में ले गए। अंदर ले जाकर वो सब उस नहत्ते लड़के पर बल पड़े, घूंसों थप्पड़ों लातों और ठुड्डों से मारना शुरू कर दिया। साथ उसका जुर्म बताते रहे कि तुम्हें पता नहीं कि आर्मी चीफ आ रहे हैं, तुमने यहाँ खड़े होकर फोन पर बात करके सिक्योरिटी ब्रीच कर दी है, बताओ इस वीआईपी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन किसको दे रहे थे। उस कमरे में इस लड़ाई में इस धींगा मुश्ती के दौरान एक पुलिस वाले के होंठ पर जरा सी चोट आ गई, जिसका इल्जाम मेरे बेटे पर लगा दिया गया। चूंकि कश्मीर प्लेट में रखकर मोदी को देने और दिल्ली के लाल किले पर झंडा ना लगाने का दुख अभी कम नहीं हुआ था, इसलिए उमर को उठाकर पुलिस की गाड़ी में फेंका। थाना न्यूटन शिफ्ट कर दिया गया, वहां ले जाकर उस पुरतशद्दुद का दूसरा राउंड शुरू हो गया। फिर कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी मुलाजम पर हमला करने के इल्जाम में पर्चा काटकर उसे आदी और नशई मुलजमान के साथ सेल में बंद कर दिया गया। 21वीं सदी में पैदा और बड़े होने वाले मेरे गुस्ताख बेटे को पता नहीं था कि वो बाजवा डॉक्टराइन की तहलीक करदा उस इमरानी रियासत मदीना के टैक्स पेयर का बेटा है, जहां सरकारी नौकर बादशाह होता है, वतन के मालिक अवाम उस बादशाह के गुलाम, अपने ही मुलाजमों के गुलाम अवाम पर लाजम है। बादशाह सलामत की सवारी गुजरने से कई घंटे कबल ही अपनी इज्जत और जान बचाने की खातिर ऐसी जगहों से मीलों दूर रहें जहां से जुमले अलही का काफिला गुजरना हो। रात गए उम्र वापस घर पहुंचा तो जिस बेटे को हमेशा कानून पर अमल करने और सीधे रास्ते पर चलने की तरबियत थी, जब मेरे बाजुओं में तड़प आया तो मेरे पास उसकी भीगी और उदास आंखों में कुलबलाते किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। इसी रात से मेरे उकलेते बेटे के नफसियाती मसाइल शुरू हुए, जिनका इलाज थेरापी आज तीसरे साल भी जारी है। पूरे खानदान ने जो परेशानी उठाई वो एक तरफ, लेकिन उसका एक तलीमी साल भी जाया हो गया। वो आज भी अपने ट्रॉमा से निकलने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये है वो कहानी जो अबसार आलम साहब ने लिखी है। तकलीफ और दुख वाली बात यह है कि अबसार आलम पर गोलियां बरसाई गई और एक बच्चा जो टेलीफोन पर सिर्फ बात कर रहा था, जवानों ने जिस तरह उसको मारा पीटा, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी खुशी होती किसी बॉर्डर पर जाते कुछ अफगानियों को मारते पीटते, हमें भी मजा आता कि यार बड़ा अच्छा हुआ है। वो रोज उधर से इधर बम फेंकते हैं, उधर से बम फेंक कर हमारे शहरियों को हलाक करते हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे जराइम कर रहे हैं। उनके कुछ जवानों को पकड़कर हमारे गबरू जवानों ने मारा होता तो बड़ी खुशी होती। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जाते, वहां पर पकड़ते 5-7 फौजी इंडियन, लाते उनको लाहौर की सड़कों पर पीटते, अनारकली थाने में बंद करते, हम भी बड़े खुश होते, तालियां बजाते कि जाहिर है तनहा हलाल की है। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्टा था। अपने ही मुल्क के एक 20 साल के बच्चे के, जिसका जुर्म यह है कि वो फोन पर अपने कजन को यह बता रहा है कि मैं वहां पर खड़ा हूं, यहां से आगे मुझे ले लो, इकट्ठे मैच देखने जाते हैं। लेकिन जाहिर है बादशाह सलामत की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला था, जो दुबई की सड़कों पर ऐसे खज्जल हो रहा है जैसे वहां पर किसी शहर में आए हुए गांव का देहाती खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि उसका हाथ पकड़कर कुछ सड़क पार कराए।
ये वही जुल्ले सुबहानी है जिनके लिए 2 घंटे पहले मरी रोड बंद कर दिया जाता था, और जब उन्होंने जिस तरफ निकलना होता था तो शायद 3 दिन पहले ही उस इलाके में 500-500 हजार जाके जवान खड़ा हो जाता था। और जब फिर उसने कभी इमरान खान से मिलना होता था, तरले करने होते थे, मिन्नतें करने होते थे कि मुझे गालियां ना निकलवाओ। लेकिन खैर कहानी लंबी है, छोटी सी बात मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगी। इन बादशाहों का हाल जो है वो उसी वक्त तक होता है जब इनके पास ताकत होती है, वरना फिर दुबई वाली तस्वीर जो है वो मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं। एक और फोटो है जी, मैं आपको क्या तस्वीर दिखाऊं, ये छोटा चेतन जी जो है वो बैठा हुआ है चौधरी साहब के साथ लगकर। ये वो मोहरा है जिसकी वजह से आज मुझे नहीं लगता ये शादियों में जाता होगा, लोग इससे कुछ सवाल करते होंगे, किसी का स्वाद देता होगा, या हो सकता है जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है उन्होंने इसको 25-30 रिटायर्ड अपने जवानों की कोई सिक्योरिटी दी हो, ताकि इसको कोई सवाल ना पूछ सके, इसके कोई नजदीक ना आ सके, इसके मुंह पर स्याही ना फेंक सके, इसको कोई छितर ना मार सके, इसको कोई कसौन ना मार सके, इसके कोई बाल ना खींच सके, इसके कोई कपड़े ना फाड़ सके, इसकी कोई लीरो लीर ना कर दे। तो हो सकता है उसके पास आने के लिए बहुत मुश्किल काम हो, लेकिन ये वो चेहरा है, ये वो मुजरम है इस वक्त इस कौम का, जो साजिशी टोले में से एक था, जिसका रोल बड़ा अहम था, जिसने नवाज शरीफ को, मैं आज एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो हारून रशीद साहब चीख चला रहे थे कि नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाने में अरबों रुपए की करप्शन कमाई थी, और बड़ा खूबसूरत जवाब उसमें नसरुल्लाह मलिक साहब ने दिया कि लानत हो ऐसे झूठे पर, लानत हो ऐसे तफ्तीशी अफसर पर, जो और सुनने और सुनाने वाले जो कह रहा है उस पर भी, कि जिस बंदे को अरबों रुपए की मोटरवे पर करप्शन के केस में गिरफ्तार कर सजा देनी थी, लेकिन सजा फिर उसको अकामे पर दी। तो अकामे का खालक, अकामे पर सजा देने वाला ये चेहरा आपके सामने बैठा हो सकता है। सुबह शाम जब भी ये कहीं नजर आए तो 2-4 अपनी तरफ से और एक आध मेरे तरफ इस पे डालना कभी ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें इससे पहले कि मैं कुछ और ज्यादा इसके बारे में बात कर लूं। खुदा हाफिज।